किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उसके व्याकरण की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में व्याकरण की शुरुआत 1900 शताब्दी के आसपास हुई और बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी के लिए नए नए नियम बनाए। उनमें जो सही प्रयास किए गए वे सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए। उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से व्याकरण के लेख लिखकर हिंदी को प्रांजल और शुद्ध करने का प्रयास किया। इस प्रकार हिंदी एक सही नियमों में बंधकर शुद्ध रूप में प्रस्तुत हुई। उसके बाद बहुत से विद्वानों ने हिंदी व्याकरण के लिए कार्य किए, किंतु वे इतने ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं थे और बाद में जो कामता प्रसाद गुरु और उनकी अगली पीढ़ी में किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण के लिए काम किए, वे आज तक चले आ रहे हैं और उतना उत्कृष्ट और शुद्ध व्याकरण आज तक दूसरा कोई भी नहीं है। हिंदी के व्याकरण की जब बात की जाती है तो कामता प्रसाद गुरु का नाम उसमें सर्वोपरि आता है। उन्होंने अपने व्याकरण में वैज्ञानिक विश्लेषण कर भाषा को नियमों में बांधा और हिंदी लिखने का शुद्ध तरीका आम जनता को सुलभ कराया। आज के इस पाठ में हम कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण के जो नियम हैं, जिन्होंने हिंदी को एक शुद्धता प्रदान की है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कामता प्रसाद गुरु के बारे में हम चर्चा करें तो इनका जन्म सन 1875 में 24 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सागर जिले के परकोटा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री बेनी प्रसाद गुरु थे। यहीं पर परकोटा में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने सागर के हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर उसी विद्यालय में उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। 1920 ईस्वी में लगभग 1 वर्ष तक कामता प्रसाद गुरु ने इंडियन एक्सप्रेस, प्रयाग से प्रकाशित बाल सखा और सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। उनके उपन्यास सत्य, प्रेम, पार्वती, यशोदा हैं। ब्रजभाषा में उन्होंने काव्य भी लिखा। इनके काव्य ग्रंथ हैं भौमासुर वध, विनय पचासा। इसके अलावा इन्होंने पौराणिक नाटक भी लिखे। उसमें है पद्म पुष्पावली, सुदर्शन तथा अन्य कृतियों में हिंदुस्तानी शिष्टाचार उल्लेखनीय हैं। परंतु कामता प्रसाद जी को असाधारण क्या थी और प्रसिद्धि उनकी हिंदी व्याकरण की रचना से मिली। उनकी पुस्तक हिंदी व्याकरण के संबंध में भाषाविद भोलानाथ तिवारी लिखते हैं, गुरुजी मूलतः संस्कृत के विद्वान थे, किंतु उनका जो कार्यक्षेत्र था वह था हिंदी भाषा का विश्लेषण। और इससे संबंधित उनकी जो प्रसिद्ध कृति है उसमें हिंदी व्याकरण को अत्यंत गहराई के साथ विस्तार से विश्लेषित किया गया है। हिंदी में आज तक इस स्तर का कोई दूसरा व्याकरण नहीं है। गुरुजी की और दूसरी भी कृति है जो कि भाषा वाक्य पृथक्करण के नाम से जानी जाती है। हिंदी साहित्य के अभावों की पूर्ति के लिए नागरी प्रचारणी सभा कृत संकल्प थी। यह सबसे पहली समिति थी जिसने हिंदी के प्रचार के लिए काम किया था। उसने यह अनुभव किया कि हिंदी के अच्छे व्याकरण का अभाव है और इसीलिए इस अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने 1951 में एक स्वर्ण पदक प्रदान करने की घोषणा की। जो हिंदी का उत्कृष्ट व्याकरण लिखेगा उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सभा ने स्वयं ही भाषाविद विद्वानों की सम्मति के आधार पर सर्वश्री जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, किशोरीलाल गोस्वामी को इसका कार्यभार सौंपा, किंतु यह प्रयास भी
सफल नहीं हुआ। अतः 1954 में व्याकरण की रूपरेखा के प्रस्तुत करने की घोषणा समिति ने स्वयं की और इस आधार पर लिखे व्याकरण को 500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। 1960 में सभा को 3 व्याकरण प्राप्त हुए, जिनमें एक था रामावतार शर्मा का, दूसरा था गोविंद नारायण मिश्र का, तीसरा श्याम सुंदर दास का, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, फिर अन्य में श्याम बिहारी मिश्र, श्रीधर पाठक और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की समिति ने पुरस्कार के लिए इन्हें योग्य माना। फिर भी आंशिक रूप से उपयुक्त नहीं होने के कारण गंगा प्रसाद एवं श्री रामकर्ण शर्मा को क्रमशः 150 रुपये और 50 रुपये के पुरस्कार दिए। हिंदी के व्याकरण में जो अभाव थे उनको दूर करने के लिए उत्तरदायित्व दिया गया कामता प्रसाद गुरु को और संवत 1976 तक हिंदी का श्रेष्ठ व्याकरण इस क्रम में पूर्णतः प्रकाशित हो गया। इसे दोहराने के लिए सभा ने विद्वानों की समिति का गठन किया, जिसमें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्याचार्य पंडित रामावतार शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लज्जा शंकर झा, पंडित राम नारायण मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास तथा पंडित रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने कुछ संशोधन के सुझाव दिए। इसके बाद 1977 में पहली बार हिंदी व्याकरण पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। गुरुजी ने इसे संक्षिप्त कर विभिन्न वर्गों एवं स्तरों के लिए अन्य व्याकरण सभा के सामने प्रस्तुत किए, जैसे हाई स्कूल के लिए संक्षिप्त हिंदी व्याकरण, मिडिल क्लास के लिए मध्य हिंदी व्याकरण एवं आरंभिक कक्षाओं के लिए इसका सबसे छोटा संस्करण प्रथम हिंदी व्याकरण के रूप में आया। यह बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि हिंदी व्याकरण का जो संस्करण आज प्रचलित है उसका संशोधन एवं परिमार्जन स्वयं पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने किया था और जिसकी पांडुलिपि मृत्यु के कुछ समय पूर्व तैयार कर उन्होंने सभा के पास भेज दी थी। हिंदी व्याकरण की रचना का आधार संस्कृत व्याकरण नहीं बल्कि अंग्रेजी व्याकरण था। आचार्य गुरु ने अपने ग्रंथ की भूमिका में इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा था। उनका कथन है, वह व्याकरण अधिकांश में अंग्रेजी व्याकरण के ढंग पर लिखा गया है। इस प्रणाली के अनुसरण का मुख्य कारण यह है कि हिंदी के आरंभ में इसी प्रणाली का उपयोग किया गया है और आज तक किसी लेखक ने संस्कृत प्रणाली का कोई पूर्ण आदर्श उपस्थित नहीं किया। वर्तमान प्रणाली के प्रचार का दूसरा कारण यह है कि इसमें स्पष्टता और सरलता विशेष रूप से पाई जाती है और सूत्र तथा भाष्य दोनों ऐसे मिले रहते हैं कि एक ही लेखक पूरा व्याकरण विशेष रूप से लिख सकता है। इस पुस्तक में सभी जगह अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण नहीं है। इसमें यथासंभव संस्कृत प्रणाली का भी अनुसरण किया गया है और यथास्थान अंग्रेजी व्याकरण के कुछ दोष भी गिनाए गए हैं। इस तरह आचार्य गुरु ने अपने समय में बिखरी हुई सारी सामग्री को सावधानी से एकत्र किया, उनका वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया, विभिन्न वर्गों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया और इन सब में न केवल हिंदी के लिखे गए व्याकरणों का अध्ययन किया अपितु संस्कृत, अंग्रेजी एवं मराठी व्याकरण से भी यथासंभव सहायता ली। आचार्य गुरु ने भाषा के स्वरूप को वैज्ञानिक शब्दावली में व्यक्त किया, उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करके उसमें प्राप्त नियमों का उल्लेख किया, अपवादों पर विचार किया और भाषा के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया में मिलने वाली जटिलताओं को यथासाध्य सरल एवं बोधगम्य बनाकर प्रस्तुत किया। इस व्याकरण का अनुवाद रूसी भाषा में भी हो चुका है। इसकी प्रसिद्धि का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है।
हिंदी व्याकरण की रचना के बाद जब जब हिंदी भाषा और उसके व्याकरण को लेकर कोई समस्या आई, तब कामता प्रसाद गुरु ने उसे विस्तार से विचार किया और अपने निबंधों के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण किया। कामता प्रसाद के पूर्वजों के बारे में अगर चर्चा करें तो इनके पूर्वज लगभग 2 शताब्दी पूर्व कानपुर से मध्य प्रदेश में आकर सागर में बस गए थे। आपके पूर्वज पंडित देवताराम जी गढ़पहरा के नरेश पृथ्वी सिंह के राजगुरु थे। यह गुरु परिवार मूलतः कानकुब्ज ब्राह्मण है। राजगुरु पंडित देवताराम जी को जीविकोपार्जन के लिए सागर के पास की छोटी सी जागीर प्रदान की गई थी, जिससे उनका परिवार स्थायी रूप से गढ़पहरा में ही रहने लगा था। इनकी दूसरी पीढ़ी के पंडित मुन्नालाल जी भी राजगुरु थे। उन्होंने मैट्रिक तक अध्ययन किया था। साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य का भी गहन अध्ययन किया था। वे मैट्रिक के छात्रों को फारसी की शिक्षा देते थे। गुरुजी के व्यक्तित्व के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो वह हमें इस तरह से मिलती है। आचार्य गुरु का व्यक्तित्व सादा था, सरल था और आदर्शवाद की चरम परिणति था। समय का पालन वे विशेष रूप से करते थे। कार्य की अधिकता होने पर भी समय पालन का ध्यान रखते हुए कार्य करते थे। वे नित्य दैनंदिनी भी लिखते थे। भारतीय दर्शन एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर उन्हें पूरी आस्था थी। उनका जीवन भारतीय संस्कारों का प्रतिबिंब था। उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावशाली एवं व्यापक था। उनके निवास स्थान पर प्रतिदिन साहित्यिक मित्रों का आगमन होता था। यहाँ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और शैक्षणिक विषयों पर गंभीर चर्चा हुआ करती थी। चर्चा में जो विचार विनिमय होते थे, उन्हें भी लेख के माध्यम से हिंदी संसार को परिचित करवाते थे। आदर्शवादी होने के साथ साथ आचार्य गुरु स्पष्टवादी थे। किसी प्रकार का प्रलोभन उन्हें अपने सिद्धांतों से डिगा नहीं पाता था। स्पष्टवादी होने के कारण सरकारी नौकरी में उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस पर भी उन्होंने कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। मातृभाषा के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। तत्कालीन अंग्रेज शासक हिंदी को अधिक महत्व नहीं देते थे, जिससे उन्हें दुख पहुंचता था। पंडित ब्रह्मदत्त शर्मा ने अपने संस्मरण में उनके बारे में लिखा है, शिष्टता और सज्जनता का उचित निर्वाह करने में गुरुजी में तेजस्विता प्रचुर मात्रा में थी। आगरा और अन्य प्रांतों के न्यायाधिकारी ब्लंट साहब ने अपने कई भाषणों तथा कार्य रूप में परिणति की हुई विज्ञप्तियों द्वारा इन प्रांतों में उर्दू की अपेक्षा हिंदी को सामर्थ्यहीन दिखाने का प्रयत्न किया था। उस समय मध्य प्रांत में बैठे गुरुजी ने ब्लंट को चुनौती दी थी और एक लेखमाला द्वारा यह सिद्ध किया कि उत्तर प्रदेश की स्वाभाविक भाषा हिंदी ही है। उस समय उनके तर्कों ने आदर्श का रूप धारण लिया था। ब्लंट ने इसे अपमान समझकर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार को सुझाव दिया कि सरकारी नौकरी में रहते हुए गुरुजी वैसा नहीं कर सकते। उन दिनों गुरुजी जबलपुर के नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे। तेजस्वी गुरुजी ने उत्तर दिया, ब्लंट साहब को इस प्रकार भाषण देने और अपनी मनोवृत्ति प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है और मैं त्रिकाल में अपनी मातृभाषा का अपमान सहन नहीं कर सकता। पंडित कामता प्रसाद गुरु देशभक्त, जागरूक, विचारक और चिंतक थे।
कोई भी निर्णय लेने के पहले काफ़ी चिंतन मनन करते थे। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहते थे। किसी भी तरह का विरोध उनको अपने निश्चय से डिगा नहीं पाता था। श्री जहूर बख्श ने अपने गुरु पंडित कामता प्रसाद गुरु के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, यह ठीक है कि गुरुजी स्वभाव से सरल, विनम्र और निराभिमानी थे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर अपने अद्भुत स्वाभिमानी होने का परिचय देने से भी नहीं चूकते थे और सिद्धांत की रक्षा करने के लिए तो अंगद के समान बढ़ जाते थे। मुझे स्मरण है कि एक दिन कक्षा में एक बड़े अधिकारी महोदय व्याकरण के किसी प्रश्न पर गुरुजी से उलझ पड़े। गुरुजी ने अधिकारी महोदय को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु अधिकारी महोदय कब मानने वाले थे। वे तो यही चाहते थे कि मैं अधिकारी हूँ, इसलिए गुरुजी को अधीनस्थ कर्मचारी की नहीं, मेरी हाँ में लाना चाहिए। परंतु गुरुजी ने उनको निर्भीकतापूर्वक ओजस्वी स्वर में उत्तर दिया, आपने जिस विषय का अध्ययन मनन ही नहीं किया है उस पर विवाद करना आपकी अनाधिकार चेष्टा है और अनाधिकार चेष्टा कभी मानवीय नहीं हो सकती। ये उद्गार प्रयाग समाचार पत्र में जो सन 1902 में प्रकाशित हुआ था उसमें आज भी देखे जा सकते हैं। अगर सामाजिक व्यक्तित्व की बात करें तो आचार्य गुरु एकांत प्रिय अधिक थे। वे चिंतन मनन में ही संलग्न रहते थे, किंतु राष्ट्रीय अथवा मध्य प्रदेशी स्तर पर होने वाला ऐसा कोई भी समारोह नहीं था जिसके आयोजन में गुरुजी से परामर्श नहीं लिया जाता और उनका मार्गदर्शन ना लिया जाता हो। आचार्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नहीं थे, अतः विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र व्यवहार ही प्रधान माध्यम था। आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, गोविंद नारायण मिश्र, पंडित रामावतार शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित रामदहीन मिश्र, पंडित गंगा प्रसाद अग्नेत्री, श्री मैथिली शरण गुप्त, लज्जा शंकर झा, लोचन प्रसाद पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ऋषिकेश शर्मा, माधवानंद, श्री सियाराम शरण गुप्त आदि प्रमुख व्यक्तियों से उनका पत्र व्यवहार होता रहता था। तत्कालीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं में पंडित माधवराव सप्रे, पंडित विष्णुदत्त शुक्ल, तामस्कर आदि महापुरुष उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। अंग्रेजी भाषी शास्त्री जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूस ब्लान से भी उनका पत्र व्यवहार होता था। जबलपुर की जनता के मनोरंजन एवं ज्ञान वृद्धि के लिए 22 मार्च सन 1915 को आचार्य गुरु की प्रेरणा से शारदा भवन पुस्तकालय की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर हो गया था। आचार्य गुरु ने इस संस्था को परिवर्धित करने के लिए अनेक प्रयास किए। आचार्य गुरु स्पष्टवादी, विनम्र एवं उदार थे, इसलिए संपर्क में आया प्रत्येक साहित्यकार उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता था। आचार्य गुरु ने अपनी अक्षमता, ज्ञानहीनता एवं लघुता का विचार कर जब लल्लू प्रसाद पांडे से पत्राचार में यह कहा, सरस्वती के संपादन के लिए संस्कृत के जिस उच्च ज्ञान की आवश्यकता है वह मुझ में नहीं है, तो भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी ज्ञान गरिमा एवं कार्य क्षमता को समझते हुए सरस्वती के संपादन का कार्य सौंपा। नागपुर से प्रकाशित होने वाले हिंदी केसरी ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक जीवन को जागृत करने का प्रयास किया। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अप्रत्यक्ष रीति से इस पत्र का संपादन करते हुए मौलवी साहब के नाम से विचारत संपादकीय लिखा, जिसे पढ़ने के लिए सभी पाठकगण उत्सुक रहते थे। सरकारी नौकरी के कारण उन्हें यह कार्य गुप्त रूप से करना पड़ता था। श्री लल्ली प्रसाद पांडे ने अपने संस्करण में लिखा है
कि नागपुर में एक दिन वाजपेयी जी, श्री लक्ष्मीधर जी वाजपेयी ने एक कार्ड दिखाया जिसमें लेखक ने हस्ताक्षर की जगह मौलवी साहब लिखा था और व्यक्त किया था, अब हिंदी केसरी का संपादन करने के लिए नागपुर आना संभव नहीं है। वाजपेयी से ज्ञात हुआ ये मौलवी साहब गुरुजी ही हैं। वे उर्दू फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। आरंभ में शेर ही लिखते थे, हिंदी कविता लिखना बाद में शुरू किया। आचार्य गुरु की प्रेरणा से हिंदी ग्रंथमाला नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। सन 1906 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली नामक संस्था की स्थापना हुई थी, जिसके कर्णधारों में डॉक्टर वासुदेवराव लिमये, श्री लाला भागीरथ प्रसाद, पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल, पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री एवं कामता प्रसाद गुरु प्रमुख थे। इस प्रकार हमने किशोरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण के संबंधित पुस्तकों की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अन्य बहुत सारे व्याकरण लिखे गए और भाषा विज्ञान एक सतत अध्ययन के रूप में परंपरा में चल पड़ा है। यद्यपि भाषा विज्ञान अध्ययन का प्रारंभ महाविद्यालयों में भोलानाथ तिवारी से होता है, किंतु छुटपुट व्याकरण भी लिखे गए और जिन्होंने हिंदी को आधुनिक काल तक इस प्रकार ले आए हैं कि वह व्याकरण के बहुत से नियमों में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती चली आ रही है, किंतु फिर भी कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण और किशोरी प्रसाद वाजपेयी की व्याकरण के लिए किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं और आज भी कामता प्रसाद गुरु का नाम बड़े आदर के साथ हिंदी के व्याकरण जगत में लिया जाता है। उनकी पुस्तक के व्याकरण के आधार पर ही आगे की धारा व्याकरण को हिंदी से जोड़ती आई है और शुद्ध व्याकरण के रूप में जितना भी हमें प्राप्त होता है उसका बीज हमें कामता प्रसाद गुरु में ही प्राप्त होता है। आज तक वह धारा उसी तरह से अविरल रूप में प्रभावित होकर हिंदी को एक शुद्धता और प्रांजलता प्रदान कर रही है।